नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ दूसरे चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि पहली हेडिंग से शुरुआत करते हैं। क्या है कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। इस जो है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रों की बात करेंगे। किस तरह के क्षेत्र की बात करते हैं इसमें देखेंगे। शुरुआत में ही आपको विभिन्न तरह के चित्र देखने को मिल जाएंगे। कहीं उसमें जो है देखेंगे कि कोई जो है सेवा का काम कर रहे हैं, कोई कृषि का काम कर रहे हैं, कोई मरम जो है विनिर्माण का काम कर रहे हैं, जैसे कि ईंट बनाना है। इसके बाद उसमें देखेंगे कि एक कपास का जो है उसमें कपास निकालते हुए दिख रहे हैं, और जो है एक जो है जैसे डाक का चित्र दिख रहा है। इस तरह विभिन्न क्षेत्र दिख रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि आर्थिक कार्यों के लिए कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं, किस तरह उनको हम विभाजित करते हैं। इसमें देखते हैं विभिन्न समूहों में इनको वर्गीकृत करते हैं, इन्हीं को क्षेत्रक कहते हैं। और इस बात करेंगे कि इनको किस आधार पे हम वो करते हैं, उद्देश्य और महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पे हम इनको वर्गीकृत करते हैं। और इनके इसके बाद क्या बात करेंगे कि इसको जो तीन भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक की बात करते हैं। इसमें तीन भागों में इनको बांटते हैं हम। जो है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक की बात करेंगे तो इसमें देखते हैं कि ये इसमें प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित होता है। कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है। इसमें जो है क्या होता है, अनेक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि कपास की खेती होती है और विभिन्न तरह की खेती होती है। सब प्राकृतिक क्षेत्र में आ जाएगा। और प्राकृतिक क्षेत्र की बात करेंगे, इसमें क्या क्या आता है, जो जितने भी कृषि से संबंधित जो है उत्पाद हैं वो सारी चीजें क्या प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और जो है जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य और ये वन से उत्पाद, मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। और मत्स्य है वो भी क्या है, मछली उत्पादन, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और ये जो है वनों से उत्पादन क्या हो जाएगा, क्या है, वन से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं वो भी क्या होगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। ये सारे जो है प्राथमिक क्षेत्र के जितने उत्पाद होते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्र से ही ये सारी चीजें इसमें आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें सीधे ही कोई चीज, यानी कि डायरेक्ट प्राथमिक क्षेत्र जो है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कृषि से फसल बो दिए, फसल उगाई, वो क्या है नेचुरल चीजों से, प्राकृतिक चीजों से, जैसे कि हवा, पानी और सब जो है खाद वगैरह से तैयार होती है। तो इसमें देखेंगे क्या है, वो नेचुरली तैयार हो जाती है। लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र है सीधे प्राकृतिक से नहीं बल्कि निर्मित चीजों से वो होती है। जैसे कि बात करेंगे कि धागे को ही ले लेते हैं। धागा क्या होता है कि कपास के रेशों से धागा बनाया जाता है। इसी तरह गुड़ को ले लीजिए, गुड़ किससे बनाया जाता है, गन्ने से बनाया जाता है। और इसी तरह देखिए ईंट क्या होती है, ईंट जो है मिट्टी से बनाया जाता है। तो मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी तो नेचुरल चीज हो जाएगी, लेकिन मिट्टी से जो ईंट बनता है वो क्या है, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। वो ये जो है और औद्योगिक क्षेत्र इसे कहा जाएगा। जैसे धागा है, धागा से जो कैसे बनता है, रेशों से धागा बनता है। तो धागा जब प्राप्त हुआ तो प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन जब प्राथमिक क्षेत्र के बाद जब उसमें निर्माण किया, धागा निर्माण प्रक्रिया है, वो किस में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और इसके बाद इस तरह गुड़ को देखेंगे। गुड़ तो जो है गन्ने से प्राप्त, यानी गन्ने का पेड़ के उसके जो है रस निकाला जाता है, फिर उससे गुड़ बनाया जाता है। गन्ना जो प्राप्त हुआ कृषि से उत्पादित हुआ, वो प्राकृतिक क्षेत्र है। उसी प्राकृतिक क्षेत्र को ही जब आगे बढ़ाया जाता है, उसे जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में लाया जाता है, तो क्या होता है कि द्वितीय क्षेत्र बन जाता है और वो नई चीज वहां पे बनती है। देखते हैं आप तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या है कि प्रथम एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। कैसे ये जो है मदद करती है तृतीय क्षेत्र, इसमें देखेंगे कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाना है तो इसमें मदद करने के लिए क्या चीज है, जैसे गुड़ बन गया, ईंट बन गई, तो ये औद्योगिक एक ही जगह बन गई, रख देते हैं क्या, इसको रखा नहीं जाता। उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, तृतीय क्षेत्र की जरूरत होती है। उसमें देखेंगे कौन कौन सी चीजें, जैसे परिवहन है, एक जगह से उसको दूसरी जगह सामान ढोया जाएगा तभी जो पहुंचेगा और फिर इसके बाद बिकेगा। भंडारण के क्षेत्र का सामान बना है, उसका कहीं नहीं कहीं भंडारण होगा। फिर उसमें जैसे कि इसमें पहले जान लीजिए कि कौन कौन सी चीजें तृतीय क्षेत्र में आती है। बात करेंगे परिवहन, भंडारण, संचार और बैंक सेवाएं जो होती हैं, और व्यापार, वस्तुओं के बदले सेवाओं का जो सृजन होता है, वो क्या होता है, सारी चीजें सेवा के क्षेत्र में जो है उसमें आती हैं। और ये कहा जाएगा कि तृतीय क्षेत्र में आएंगे। अब एक एक बात कर लेते हैं। परिवहन की चीजें, जैसे कोई भी चीज बना, जैसे गुड़ बन गया, उसको कहीं भी ले जाना होगा, बेचना होगा, फिर कहीं जाएगा तो पहले भंडारण होगा, फिर वितरण किया जाएगा, फिर बिकेगा, तो ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। इसी तरह देखेंगे संचार के क्षेत्र में, संचार से क्षेत्र में बहुत सारे लोग योगदान देते हैं, जिससे कि सब लोग कम्युनिकेशन हो पाता है और बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या है कि
ये भी तृतीय क्षेत्र में आएंगे। बैंक सेवाएं इसी तरह है, लोग पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, सारी चीजें वो करते हैं, उसमें कुछ बनता नहीं है लेकिन सेवाएं मिलती हैं लोगों को। और इसके बाद बात करेंगे कि व्यापार में इसी तरह है। व्यापार में क्या होता है, व्यापारी जो है कोई चीज बनाते नहीं, वो चीज जो बनी होती है चीज उनके पास आती है या खरीदते हैं, उसको फिर बेचते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है वो अपना जो है उनको मिलता है। वस्तुओं के बदले सेवाओं को सृजन करना, जैसे कि वस्तुओं के बदले, इसमें कैसे वस्तुओं के बदले होते हैं क्या कि कुछ चीज़ों का सेवाओं का सृजन होता है। ये सब सेवाएं जैसे कि कोई काम के बदले उनको पैसा ले रहा है, और इसके बाद वो क्या है, वो भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। इसमें अगर तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई सेवा के रूप में, जैसे कि कोई काम है या इस तरह की चीज़ें, तो वो क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगी। जैसे पढ़ाना ही हो गया और सारी चीज़ें हो गई जिसमें कोई चीज़ बनती नहीं है लेकिन एक सेवा के भाव, सेवा क्षेत्र, उसमें सेवा मिलती है दूसरों को, वो चीज़ क्या हो गई, कुछ अपरिहार्य जो है सेवाएं हैं। जैसे कि तृतीय क्षेत्र के अंदर ही क्या है, कुछ अपरिहार्य सेवाएं हैं, उन सेवाओं की बात कर लेते हैं। जैसे शिक्षक है और डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है देखते हैं कि हाँ आप क्या बीमारी है, उसके अनुसार वो आपका इलाज करते हैं, वो दवा बनाते नहीं, वो सीधे क्या करते हैं, जो दवा बनी बनाई होती है आपको उसका दे देते हैं, उसके बदले वो अपनी फीस लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको सेवा मिल रही है, उसके बदले वो अपनी फीस ले रहे हैं, ये क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र कहा जाएगा। नाई है, धोबी है, मोची है, वकील है, या प्रशासनिक जो है कार्य को लेकर कोई लेखाकार प्रशासनिक कार्य करते हैं, या लेखाकार जो हैं, या इंटरनेट कैफे होते हैं, जाते हैं इंटरनेट यूज करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, जो काम है काम करते हैं, इसके बाद उसके बदले आप जितना यूज करते हैं उसको पैसा देते हैं। कॉल सेंटर है, एटीएम है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, ये सब सारी चीजें क्या है कि कुछ अपरिहार्य सेवाएं हैं जो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो उम्मीद करते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र के रूप में बांटा गया है, ये अभी 3 क्षेत्र के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं ये देख लीजिए कि इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। ये पहली वीडियो है, इसके बाद एक और होगी। तो इसमें जो बात करते हैं कि तीनों क्षेत्र को उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं कि कैसे जो है, और इसमें सारी चीजें आती हैं। अब तीनों क्षेत्र की तुलना कर, यहाँ पे अगली हेडिंग जो आती है, तीनों क्षेत्रों को की जो तुलना है, इसमें तुलना कैसे करते हैं। अगर इसमें देखेंगे तीनों क्षेत्रों की तुलना कैसे की जाती है, इसमें देखेंगे कि तीनों क्षेत्र में कैसे जो है कितने सारे लोग उसमें शामिल हैं, किस तरह का काम करते हैं। इसके साथ साथ जैसे प्राथमिक क्षेत्र के जो कार्य करने के तरीके हैं वो अलग होंगे, द्वितीय के अलग होंगे, तृतीय के अलग होंगे, और इन सारे कामों में कितने सारे लोग उसमें शामिल हैं, उन सब चीज़ों का उनको तुलना करने का है कि इसमें जो है बहुत सारे लोग हैं, इसमें उतने जो है जो लोग होते हैं, इसमें कोई प्राकृतिक से चीज़ें बनाते हैं, इसमें कोई चीज़ बनती नहीं लेकिन सब सेवा करते हैं। तो ये सब अलग अलग इन्हीं के आधार पर इसमें तुलना करते हैं। और इसमें क्या होता है कि उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि जैसे कि तुलना करने के लिए एक बिस्कुट का उदाहरण इसमें रख लेते हैं कि बिस्कुट, इसमें ये उदाहरण बुक में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। और जो बिस्कुट का उदाहरण लिया गया है कि जैसे गेहूं के उदाहरण ले लिया जाए, तो गेहूं जैसे पैदा होता है, तो गेहूं पैदा होने के बाद कितने, जैसे कि 8 रुपए का जो उसको बिक रहा है सपोज दैट, तो इसमें 8 रुपए के, यानी कि इस बुक के आधार पर हम बता रहे हैं, उसका जो वर्तमान रेट है वो सब सही नहीं है इसके आधार पे, लेकिन एक अनुमान इसमें सिर्फ वो जो है लगाया जा रहा है, कोई रेट नहीं बताया जा रहा। तो मान लीजिए गेहूं 8 रुपए का हुआ और 8 रुपए का गेहूं बेच दिया गया किसान के द्वारा। इसके बाद वो फिर क्या हुआ कि वो जब आटा बनता है तो उसका जो पिसाई का रेट लगा के वो 10 रुपए बन जाता है। और इसके साथ जब वो बिस्किट बनता है तो वही 1 केजी जो है गेहूं से क्या होता है कि जैसे 4 पैकेट जो है आपको वो बिस्किट वो कंपनी बनाती है, तो 4 पैकेट जब बनाती है तो 4 पैकेट का हर पैकेट का मूल्य 15-15 रुपए है, तो कितना हुआ 60 रुपए। तो इसमें देखेंगे कि हम यहाँ पे बनने के बाद फिर जो है जब बिस्किट बना तो उसमें फिर गेहूं का रेट नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से जुड़ रहा सारी चीजें, फिर आटा बनने के बाद जब उसको कंपनी को मिला और वो बिस्कुट बनाती है तो 60 रुपए का जो रेट आता है फाइनली जो है 4 बिस्कुट का, 4 बिस्कुट नहीं 4 पैकेट बिस्कुट का, तो चारों पैकेट का जब रेट आता है 60 रुपीज, उसमें सारी चीज़ों का जो है रेट ऐड होता है, ना कि यहाँ 10 रुपये पिसाई भी ऐड करें ना कि गेहूँ का। ये क्या होगा, एक उदाहरण लिया गया कि कैसे कैसे इसमें योगदान देते हैं तीनों क्षेत्र। पहले मान लीजिए कोई किसान है वो गेहूँ उत्पादित करता है, फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उसको जो है वो बिकेगा किसान, उसके बाद बिकने के बाद हो जाएगा कि व्यापार के पास, उसके मान लीजिए कोई किसी व्यापारी के पास गया, फिर उसके बाद जाता है कि द्वितीय क्षेत्र इसमें अपना भूमिका निभाता है, बाद में फाइनली वो पहुंच जाता है क्या, बिस्किट बनने के लिए, फिर बिस्किट बनता है वो तृतीय क्षेत्र में, उसमें सेवा को उसमें वो करके वो फाइनली बिस्किट बन जाता है जो बाजार में उपलब्ध होता है। इसके बाद बात करते हैं कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष वर्ष में, अच्छा इसके जानने के पहले और एक जान लीजिए कि तीनों क्षेत्रकों की तुलना की जाए तो तुलना करने के लिए होता है कि
प्राथमिक क्षेत्र में लीजिए, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और इसमें क्या होता है कि वो अपने अनुसार वो जो भी उत्पाद होते हैं प्राकृतिक उत्पाद उसको पैदा करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि द्वितीय क्षेत्र में फिर से वो जो है बनाते नहीं, लेकिन उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसको जो प्राकृतिक क्षेत्र होता है उसी जो उत्पाद पैदा होता है उसको द्वितीय क्षेत्र में मिला के औद्योगिक को कहने का मतलब काम होता है, वहाँ औद्योगिकरण किया जाता है उस चीज का। औद्योगिकरण मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में लाके उसका परिवर्तित किया, जैसे गन्ना है, गन्ना से गुड़ बना। अब उस गुड़ बनने के बाद तृतीय क्षेत्र में आएगा, बाजार में आएगा, व्यापारी उसको खरीदेंगे, व्यापारी से उसको कहा के लोगों को वितरण किया जाएगा यानी बेचा जाएगा। इस तरह के ये सब तीनों क्षेत्रों के अपने अपने योगदान है और इसमें कुछ अपरिहार्य सेवाएं भी बता दिए हैं कि कैसे कैसे अपरिहार्य सेवाएं भी काम करती हैं। इसके साथ साथ ये है कि कहने का मतलब कि जो तृतीय क्षेत्र है इसमें यही नहीं है कि कोई सामान जो है लेन देन हो तभी वो तृतीय क्षेत्र में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें और भी सारी चीजें हैं कि जैसे कि सेवा, डॉक्टर के बारे में बता दिए, नाई के बता दिए, ये भी क्या होगा तृतीय क्षेत्र में आएगा। अब इसमें क्या है, ये लाइन देखिएगा, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। क्या चीज, किसी भी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है जो मूल्य है उस वर्ष के क्षेत्र में क्या होता है कि कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। कि जब क्या है कि अंतिम वस्तुओं और मूल्य होगा तो क्या है पूरे क्षेत्र को की जानकारी प्रदान करेगा कि कितना उस वर्ष में इसका फाइनली जो है क्या हुआ है, अंतिम मूल्य उस वर्ष में आया है। तो वो क्या हो जाएगा, तीनों क्षेत्र मतलब कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रकों का योगफल ही क्या होगा, जीडीपी बनती है उससे, कि उसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। और यही पूरा इन तीनों क्षेत्रों को मिला के क्या होती है, जीडीपी बनती है। कि इन क्षेत्रों में जीडीपी, फिर जीडीपी में देखेंगे कि किस क्षेत्र की कितनी कितनी भूमिका होती है, वो सब अपना अपना जीडीपी में योगदान देते हैं तीनों क्षेत्र। तो यहाँ पे समझ लिए कि तीनों क्षेत्रों की कैसे तुलना कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या होता है। देखेंगे कि जो भी विकासशील देश है उसमें जो है अभी देखेंगे कुछ 40-50 वर्षों में बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन हुआ, और उसके बाद देखेंगे तो वास्तविकता यह है कि विगत 100 वर्षों में जो है क्या हुआ है कि जो कारखाना है उसमें जो है बहुत कारखाने, नए नए कारखाने बने हैं, उसमें जो है लोगों की कार्यशैली बदली है और उसमें देशों में बहुत ज़्यादा कहने का मतलब एक हिसाब से परिवर्तन हुआ है। देखेंगे जो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है उसमें अलग अलग रोल जो है अलग अलग वो अपना योगदान दे रहे हैं समाज में। जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, बहुत पहले क्या होता था, जब उद्योग नहीं रहे होंगे तो लोग कृषि पे ही निर्भर रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ, जब इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में क्या, जब ज़्यादा बहुत मार्केट नहीं थे, लोग जहाँ सामान पैदा होता तो वहीं वो करते थे। लेकिन अब परिवहन, ट्रांसपोर्ट जैसे सुविधाएं बढ़ने लगी, व्यापार की बहुत सारे अवसर आ गए, संचार बढ़ने से और ये सब चीज़ों में क्रांति आ गई। तो इसके साथ देखते हैं कि क्या हो, तृतीय क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों की जब डिमांड बढ़ने लगी, उनकी आय बढ़ने लगी, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी जो है क्या होगा कि उनकी जीवन शैली परिवर्तन होगी और बहुत लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। तो इसके आधार पर देखते हैं कि जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है विगत 100 वर्षों में बहुत ज़्यादा हुआ है, और बहुत सारे जो लोग प्राकृतिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र में कहने मतलब कि निर्भर थे, अब वो किस में आ गए, बहुत सारे लोग कारखानों में काम करने लगे और उनकी जो है आय में वृद्धि हुई है। और इन सब चीज़ों के जब लोगों की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो उसके आधार पर क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर बहुत सारे लोग तृतीय क्षेत्र और उसमें द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो गए, वो अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की क्या कंडीशन है, क्या कैसे है, उसको जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसमें देखेंगे कि उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, उत्पाद में देखेंगे कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये हेडिंग है, इसी के हेडिंग के अंदर है उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व की बात करेंगे। 1973 और 74 और 2013-14 के यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है। तो कंपेरिजन के आधार पे उसको जो है हम आपको चार्ट दिखाते हैं, कैसे जो है कि उसमें जो है कि चार्ट के आधार पे कितना परिवर्तन हुआ है, उसमें देखते हैं कि ये चार्ट के माध्यम से आपको इसमें ये चीज जो है चार्ट आपको बुक में भी दिख जाएगा। इसमें देखेंगे क्या चीज दी गई है कि यहाँ पे देखिए, ये जो है पहला चार्ट में क्या दिखाया गया है कि 1973 और 74 का ये है। इससे हमें क्या जानने को मिलती है, अगर इसमें देखेंगे इस आलेख में, आलेख 1 में ये इसमें देखेंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्र है ये ब्लू कलर का है हल्का सा, ये देखेंगे कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र क्या है, बहुत थोड़ा सा वृद्धि किया है, बहुत थोड़ा है। और इसके बाद देखेंगे द्वितीय क्षेत्र उससे भी कम है, लेकिन तृतीय क्षेत्र थोड़ा सा उससे ज्यादा है।
लेकिन यही को 2013-14 में देखिए प्राथमिक क्षेत्र भी इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसमें देखेंगे द्वितीय क्षेत्र पहले से कई गुना जो है वृद्धि हो गई। इसके बाद देखते हैं कि तृतीय क्षेत्रक में तो बहुत ज्यादा ही वृद्धि हो गई। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा है जो हल्का ग्रीन कलर टाइप दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए तृतीय क्षेत्र क्या है, सबसे ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं कहने का मतलब यही है कि 2013-14 के अनुसार जो ये डाटा उपलब्ध है इसमें देखेंगे कि बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसके बाद देखिए देखते हैं एक और इसमें एक जो है कि सकल घरेलू उत्पाद में कैसे इनका जो है योगदान है। ये पहला वाला जो दिखा रहे हैं इसमें ये दिखाया गया है कि कितने करोड़ में इसमें जो है वृद्धि होती है, उसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में कैसे कैसे ये जो है अपना योगदान देते हैं। इसी के बाद देखेंगे आलेख दूसरे में क्या दिखा, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी कितनी है। हिस्सेदारी की बात करेंगे कि जैसे देखेंगे कि पहले वाले में 1973-74 में क्या है, प्राथमिक क्षेत्र बहुत ज्यादा है, लेकिन यही क्या है जीडीपी में जो अपना योगदान देता है, कहने का मतलब वो क्या होता है कि यहाँ पे द्वितीय क्षेत्रक जो है थोड़ा सा है, फिर इसके बाद तृतीय क्षेत्रक उससे ज्यादा है। लेकिन जब 2013-14 में देखेंगे तो जीडीपी में जो योगदान है वो क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र कम हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र का थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन तृतीय क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें परसेंटेज में दिखाया गया है कि तृतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। पहले क्या रहता है 50% रहता है, लेकिन बाद में यही जो है तृतीय क्षेत्र कितना हो जाता है, लगभग 70% पहुंच जाता है जीडीपी में अपना योगदान देकर। और इसके साथ साथ ये तीसरा आलेख बहुत समझने की आपको जरूरी है कि ये जो रोजगार के क्षेत्रकों में हिस्सेदारी, मतलब कि पहले क्या होता था जब जो है ज्यादा जो है 1972-73 क्या यहाँ पे ये जो चार्ट लिया गया है 1972-73 में है और ये 2011-12 का है। रोजगार में कितना अपना अपना योगदान देते हैं, इसमें देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें 74% दिया गया है कि 74% जो है अपना रोजगार में हिस्सेदारी कौन देता है, मतलब 74% लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। द्वितीयक में कितने हैं 11%, 11%, और तृतीय क्षेत्र में 15%, मतलब कि 15% लोग काम करते हैं। लेकिन यही देखेंगे किसमें कि ये जो है तृतीय क्षेत्र की यहाँ जो बात कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि 2011-12 में यही जो 74% रहता है प्राथमिक क्षेत्र में, ये कितना पहुंच जाता है 49%, मतलब 49%। और इसके बाद देखेंगे कि जो 11% द्वितीय क्षेत्र में रोजगार मिलता है वही जो है पहुंच जाता है कितना 11-12 में 24%, मतलब 24%। और जो 15% यहाँ रोजगार में हिस्सेदारी देता है कौन सा, तृतीय क्षेत्र, वही पहुंच जाता है 27%। इन क्षेत्रों के माध्यम से आप तीनों में इसमें देखेंगे कि कौन कौन से, इसमें हमें पता चला प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र द्वारा ये जो है जीडीपी में जो इसमें ये सकल घरेलू उत्पाद में इसमें कितना हिस्सेदारी अपना दे रहा है। यहाँ तो बहुत देखेंगे बहुत कम वृद्धि होती, बहुत कम हिस्सेदारी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सबकी वृद्धि हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो है क्षेत्रकों की हिस्सेदारी कितनी बढ़ती है उसको दिखाया गया है। तृतीय में दिखाया गया है कि रोजगार में कितनी वृद्धि होती है, तो देखेंगे 74% से 49% की जो है प्राथमिक क्षेत्र की जो है वो आ जाता है। तो इस तरह देखेंगे कि कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होता है तृतीय क्षेत्र का। इसी में हम आपको सारी चीजें बता दी हैं कि कैसे इसमें ग्राफ के माध्यम से आपको उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का बहुत बड़े जो है कितना महत्व बढ़ा है। और देखिए इसमें कुछ चीजें और होती हैं कि बुनियादी जो सेवाएं होती हैं विकासशील देशों में क्या होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है वो सारी चीजें कि वो सरकार उसको मैनेज करे। कैसे कि जैसे अस्पताल है, शैक्षिक सेवाएं हैं, डाक है, तार है, कचहरी है, रक्षा नगर निगम की कुछ चीजें होती हैं, परिवहन के है, बैंक है, बीमा कंपनी इत्यादि, ये सब चीजें क्या होती हैं सरकार इसको चलाती है और उसके अनुसार उसमें भी रोजगार बहुत सारी चीजें पैदा होते हैं, वो और लोगों को सेवाएं देते हैं, इस तरह के कार्य होते हैं। और द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे, ये सेवाओं का क्षेत्र तृतीय क्षेत्र ही आएगा। और द्वितीय क्षेत्र बढ़ने से क्या होती, अगर द्वितीय क्षेत्र की मांग बढ़ती, जैसे कि द्वितीय क्षेत्र बढ़ा तो उससे क्या है मांग बढ़ने से द्वितीय क्षेत्र का अगर बढ़ा तो फिर उसके क्या मांग, किस चीज की मांग बढ़ेगी, परिवहन, व्यापार, भंडारण और इस तरह की चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि सामान अगर उत्पादित होगा तो उसे परिवहन ढोने की और व्यापार की और भंडारण की जरूरत पड़ेगी ही। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, जब तृतीय क्षेत्र बढ़ जाता है तो लोगों की आय बढ़ जाएगी। ये जैसे कि अस्पताल, शैक्षिक सेवाओं में जो काम करते हैं वो सब सारे क्या होंगे तृतीय क्षेत्र में। और इसके बाद जब इनकी आय बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, रेस्तरां, पर्यटन और शॉपिंग और निजी विद्यालय और अस्पताल, निजी अस्पतालों की मांग बढ़ जाएगी, जिससे कि इनका भी क्या हो जाएगा, ये भी बनने लगेंगे या इनकी भी जो है डिमांड आ जाएगी। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें जो है दो चीजें आती हैं। सेवा क्षेत्र में क्या होता है कि सीमित जो है रोजगार आता है। सीमित रोजगार में क्या होता है कि
देखेंगे कि दो चीजें होती हैं। एक में देखेंगे कि सेवा क्षेत्र में, एक में है शिक्षित लोग आते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं वो सीमित क्षेत्रकों में क्या होता है कि रोजगार के सीमित क्षेत्र कहाँ होते हैं, सीमित क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में देखेंगे कि सेवा क्षेत्र में दो भाग जो आपको बता रहे हैं कि सीमित रोजगार कैसे होते हैं। सेवा क्षेत्र में एक ऐसा होता है कि जिसमें कुशल और जो है शिक्षित जो है श्रमिकों की जरूरत होती है। दूसरा क्षेत्र का दूसरी ओर एक आता है क्या, सेवा में, जो कि छोटी दुकान खोल लेते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या है, इसमें सीमित क्षेत्र इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को सेवा क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पाता। कुछ जगह होती है जिसमें कुशल और शिक्षित लोग ही रोजगार कर पाते हैं, बाकी लोग कहाँ जाते हैं, दूसरी तरफ वो छोटी दुकान खोल लेते हैं। कुछ लोग परिवहन में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग मरम्मत कार्य करने लगते हैं। तो ये जो दूसरी ओर है, छोटी दुकानें जिनको रोजगार नहीं मिलता, सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, इन लोगों का बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह कर पाते हैं। कहने का मतलब कि दिन भर अपना पूरा व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उसके बदले जो उनको आय मिलती है वो बहुत कम मिल पाती है पूरा टाइम वेस्ट करने के बाद। देखेंगे कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं, इस बात की बात करेंगे। तो इसमें एक चीज और जान लीजिए, एक टेबल के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं कि जो औद्योगिक जो है क्षेत्र है, इसमें उत्पादन में तो लगभग 3 गुना से ज्यादा वृद्धि होती है, लेकिन जो इसमें रोजगार मिलता है, जो क्या है, रोजगार कितना 3 गुना लगभग वृद्धि होती है। उसी तरह तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें उत्पादन जो होता है, जो उत्पादन बढ़ा है लगभग 14 गुना बढ़ा है, लेकिन इसमें जो रोजगार बढ़े हैं वो 5 गुने बढ़े हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे रोजगार उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा, तो और बीच के लोग कहाँ गायब हो जा रहे हैं। मतलब कि उतनी जब रोजगार नहीं बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे लोग बेरोजगार रहेंगे। तो एक चीज और जान लेते हैं कि श्रमिक जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र के, उनमें लगभग लोगों का 50% से ज्यादा लोग शामिल हैं, लेकिन जीडीपी में जो उनका योगदान है तो उनका कितना है, 14 यानी 1/4 है। और इसके बाद जो तृतीय क्षेत्र है उनका लगभग 50% से कम लोग हैं, लेकिन उनका जो जीडीपी में प्राथमिक द्वितीय का योगदान है वो 4/5 भाग लगभग योगदान है। तो इस तरह देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि लोग ज्यादा हैं प्राथमिक, लेकिन उनके आधार पर उनको रोजगार या वो सारी चीजें, उनके जो है आय जो है बहुत कम है। तो इसमें देखते हैं ये चीज क्या होती है कि जब अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जैसे खेतों में काम करते हैं, उनका क्या है कि उनको भरपूर पूरा काम नहीं मिल पाता। वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि 10 लोग वहाँ खेत में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे काम सिर्फ 3 लोगों या 4 लोगों का है, तो जो है बाकी 5-6 लोग एक्स्ट्रा जो लगे होते हैं, इस तरह क्या होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें काम करते रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर कारखाने में काम करने चले जाएं तो उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी तरह देखते हैं कि ये जो है, इसे क्या कहा जाता है, अल्प बेरोजगारी कही या प्रच्छन्न बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी। कहने का मतलब ये कृषि में देखने को आराम से मिल जाएगा आपको कि बहुत सारे लोग शामिल होते हैं लेकिन उनका काम नहीं होता, ऐसे लोगों क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। ये क्या कही जाएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। इसके आगे की जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन कहाँ होगा, आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो हमारी अच्छी लगी हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।